Welcome back to Curious Edu. So another day, another video, another topic. Assalamualaikum dear student and aspiring teachers. Welcome to another valuable lecture from Curious Edu. I'm your host Kamar Abbas, and today we are covering a topic that is crucial for upcoming GST science teacher that through test through IBS occur. Matrices, including all key concepts, formulas, and examples as per the same textbook board. This topic is repeatedly tested in IBS, previous PST or GST mathematics sections, so make sure to stay focused. सो हमारी जीएसटी की सीरीज़ कंटिन्यू है। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ मैट्रिसेस। सो आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिसेस के बारे में। अच्छा, मैट्रिसेस है क्या, मैट्रिसेस कंप्लीट समझेंगे कि इसमें कौन सी चीज़ें आ सकती हैं। वैसे तो देखिए, मैट्रिसेस एक बहुत ही लेंदी टॉपिक है, एक बहुत ही डीपली टॉपिक है, मगर टेस्ट के लिहाज से अगर देखा जाए तो हमें पता है टेस्ट में देखिए स्पेशली आप मैथ्स का पोर्शन अगर फोकस करें तो दैट इज़ देखिए प्रॉब्लम बेस्ड सेक्शन होता है, मगर वी नो दैट टेस्ट में आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो टाइम होता है ना, 1 मिनट से ज़्यादा आपके पास टेस्ट में टाइम नहीं हो सकता। दैट मीन्स आपको विद इन अ मिनट उसका आंसर करना है, इधर 45 सेकंड्स में उसका आंसर आपको देना है एनी हाउ। दैट्स वाई मैट्रिसेस के वो कौन से की कॉन्सेप्ट्स हैं, वो कौन सा एरिया है मैट्रिसेस का जिसको IBA प्रेफर करता है अपने टेस्ट के लिए, डिफरेंट यानी PST में, GST में और डिफरेंट जितने भी कैटेगरीज हैं। अभी रिसेंटली भी देखिए IBA की तरफ से, अभी रिसेंटली जो लास्ट टेस्ट दिया गया था IBA की तरफ से असिस्टेंट मॉनिटरिंग के लिए, उसमें भी जो मैट्रिसेस का सवाल ऑलरेडी देखिए हमने वो आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन शेयर किया हुआ है मैथ्स पोर्शन का। तो वहाँ पर भी आपने अगर वो लेक्चर देखा है तो आपने ज़रूर ये नोट किया होगा कि वहाँ पर भी मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन आ चुका है। इससे पहले भी PSC GST में ये रिपीट हो चुके हैं और देखिए ज़्यादातर ये क्वेश्चन आ सकते हैं। अब इसमें कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरह आते हैं, सभी कॉन्सेप्ट्स को A to Z समझने की कोशिश करते हैं। सो चलिए मूव करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं डेफिनेशन की तरफ। तो मैट्रिसेस कहते हैं किसे? मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। अब देखिए मैट्रिक्स क्या है? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स आर एलिमेंट्स इन रोज एंड कॉलम्स इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। बेसिकली आप कह सकते हैं मैट्रिसेस है क्या। देखिए मैट्रिक्स उसका सिंगुलर वर्ड है, ठीक है, मैट्रिक्स सिंगुलर वर्ड है, और मैट्रिसेस उसका देखिए क्या है, प्लूरल वर्ड है। ये आप ध्यान में रख लें। अब है क्या मैट्रिक्स? मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। किसका अरेंजमेंट होता है? नंबर्स और एलिमेंट्स। अब देखिए नंबर और एलिमेंट का, अब किस में? रो और कॉलम में, यानी मैट्रिसेस हम कह सकते हैं इट इज़ द गेम ऑफ रो एंड कॉलम। और ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली रियल लाइफ में, यानी इसका एग्जांपल इतना आसान है कि हमें हर जगह पर दिखता है। मिसाल के तौर पर आप मान लें आप किसी मेडिकल स्टोर में चले गए, आप कोई भी टेबलेट वगैरह बाय कर रहे हैं, कोई दवाई बाय कर रहे हैं। अब मान लें, अब देखिए अगर आप उसके शेल्फ्स को देखेंगे, उसके जो मेडिकल स्टोर के जो शेल्फ्स बने होंगे, अब ये रो और कॉलम की हालत में बने होते हैं। अच्छा, रो क्या है, कॉलम क्या है? अब देखिए ये सपोज एक मैट्रिसेस है, रो है आपके पास देखिए हॉरिजॉन्टली लाइंस, और वो जो वर्टिकली लाइंस हैं वो आपके पास देखिए हॉरिजॉन्टली रो होते हैं, और वर्टिकली आपके पास क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। अब ये पूरा गेम होता है रो और कॉलम का, यानी सबसे ज़्यादा ये चीज़ आपको वहाँ पर दिखेगी। इसके अलावा देखिए अगर आप किसी जनरल स्टोर में चले जाएँ, वो आपको वहाँ पर दिखेगा। यानी जितनी भी आप किसी भी स्टोर में, किसी भी जगह, आप कॉस्मेटिक के किसी शॉप में चले जाएँ, कहीं पर भी रो और कॉलम का आपको गेम दिखेगा। आप किसी लाइब्रेरी में चली जाएँ, अब देखिए लाइब्रेरी में जो बुक्स रखे होते हैं, दे आल्सो अप्लाई द रो एंड कॉलम रूल। देखिए वो आल्सो अप्लाई करते हैं रो और कॉलम बुक को। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी लाइब्रेरी चले जाएँ, आपको कोई बुक चाहिए होगी, ठीक है, अब वहाँ पर देखिए एज एन हेल्पर कुछ लोग होते हैं, तो वो आपको जस्ट गाइड करते हैं कि सेकंड रो थर्ड कॉलम में वो पड़ा हुआ है। दैट मीन्स वो कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं, वो मैट्रिक्स में आपको समझा रहे हैं कि सेकंड कॉलम थर्ड। अब कॉलम क्या है और रो क्या है, इसको आपको बखूबी समझना पड़ेगा कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। अब याद रखिए रो क्या होता है, मैंने बताया ना, रो होता है देखिए वर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन, और कॉलम क्या होता है, वर्टिकल लाइन। यानी ये 2 और 4 इस तरह डायरेक्ट ये रो है, 1 और 3 ये रो आ जाएगा, 2 और 1 कॉलम बन जाएगा, 4 और 3 ये कॉलम बन जाएगा। ये एक सिंपल एग्जांपल है। अच्छा, ये ब्रैकेट्स में स्क्वायर ब्रैकेट्स में इसके एलिमेंट्स के लिए उल्ट होंगे। फार्मूला क्या होता है? देखिए फार्मूला होता है रो इंटू कॉलम का। अच्छा, रो इंटू कॉलम का मतलब है रो बाय कॉलम। बात समझ में आ रही? रो इंटू कॉलम का मतलब है रो बाय कॉलम। अब ये देखिए एक मैट्रिसेस है,
अब इसमें हम चेक करें तो 2 रो हमें दिख रहे हैं, 2 कॉलम दिख रहे हैं, यानी एक मैट्रिक्स ए है। अब मैट्रिक्स ए हैज़ 2 रोज एंड 2 कॉलम, सो वी से इट्स ऑर्डर इज़ 2 बाई 2। अब देखिए ये ज़्यादातर एमसीक्यूज़ के लिहाज से आप ध्यान में रखते हैं। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स दिया गया है और सिर्फ मैट्रिक्स की आपसे आर्डर पूछी जा रही है, ऑर्डर का मतलब है आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये मैट्रिक्स के का जो ऑर्डर है वो कितना है, तो याद रखिए आप रो और कॉलम काउंट करेंगे। अब डजेंट मैटर, रो 2 हो सकते हैं, कॉलम 3 हो सकते हैं। देखिए सपोज़ रो 1 हो, कॉलम 2 डिफरेंटली हो सकते हैं, मगर जो गेम है, जो रूल आप अप्लाई करेंगे दैट वाज अ रो एंड कॉलम का। आप पहले रो काउंट करेंगे फिर कॉलम, यानी रो और कॉलम का गेम है, यानी रो इनटू कॉलम, यानी रो बाय कॉलम। आपके पास ये फार्मूला है, आप याद रख लें, रो बाय कॉलम का। अब आगे मूव करें तो मैट्रिसेस के देखिए कुछ बेसिक्स टाइप्स हैं। लेट्स लुक एट द डिफरेंस टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बेस्ड ऑन द साइज एंड एलिमेंट्स। अब देखिए बेस्ड ऑन द साइज एंड एलिमेंट्स डिफरेंट कुछ ऐसे टाइप्स हैं जो ज़्यादातर आपके पास आ सकते हैं। वो कौन से टाइप्स हैं? अच्छा, ये एमसीक्यूज में किस तरह आएंगे? सपोज़ आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है, मैट्रिक्स आपको ये मान लें कि एमसीक्यूज में आपके पास ये मैट्रिक्स गिवन है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ये कौन सा मैट्रिक्स है। अच्छा, या फिर आपसे सिर्फ डेफिनेशन पूछा जाए, रो मैट्रिक्स वो कौन सा मैट्रिक्स होता है जिसमें कितने सपोज 2 रो 2 कॉलम हों, 4 रो 4 कॉलम हों, 5 कॉलम इस तरह। यानी आप याद रखें रो कॉलम का मतलब है उसमें रो एक होगा, कॉलम चाहे जितने भी हों, कॉलम चाहे 2 हो, 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, जितने भी हों। बात समझ में आ रही? यानी रो एक होगा, रो का मतलब देखो ओरिजिनल, ये देखिए रो 1 है, कॉलम 3। अच्छा, कॉलम 3 है, 4 5 6, चाहे कॉलम जितने भी हों, आपके पास रो कितना होगा? ओ, दैट इज़ रो कॉलम। रो कॉलम कैसे? ओनली 1 रो, दैट इज़ कॉल्ड रो कॉलम मैट्रिक्स। अब आ जाएँ कॉलम मैट्रिक्स, तो इसका अपोजिट ओनली 1 कॉलम। अब यहाँ पर देखिए रो 1 2 3 4 5 रो चाहे जितने भी हों, चाहे 1 रो 2 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, रो चाहे जितने भी हों, कॉलम एक होगा। अब कॉलम वी नो दैट कौन सा होता है? देखिए वर्टिकल, ये एक कॉलम एक है। अब देखिए रो 1 रो 2 और 3, अगर इसका ऑर्डर पूछा जाए तो रो इंटू कॉलम का गेम है, तो 3 इंटू 1, 3 बाई 1 का ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। ऊपर वाला मैट्रिक्स किसका है? तो ऊपर वाला बस 1/3 का मैट्रिक्स है, यानी अपोजिट। अब आ जाए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी रोज इज इक्वल्स टू कॉलम से लिखा हुआ है ना, रोज इक्वल्स टू कॉलम, मतलब नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू कॉलम, यानी जितने रो हों उतने कॉलम हो। अगर नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ कॉलम की तादाद बराबर है तो हम उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स वही होगा जिसमें रो और कॉलम का जो नंबर है वो एग्जैक्टली सेम हो। अगर 2 रो हैं तो 2 कॉलम हो, 3 रो हैं तो 3 कॉलम हो, 1 रो है 1 कॉलम हो, 4 रो हैं 4 कॉलम होंगे। अब किस तरह मान लें, आप देखिए 1 और ये 2 रो, 1 और ये 2 कॉलम, यानी ये 2/2 की आपके पास मैट्रिक्स है रो इंटू कॉलम का। यानी स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अब आगे मूव करें तो आगे हमारे पास देखिए 0 आर नल मैट्रिक्स। अब 0 आर नल मैट्रिक्स का मतलब होता है सारे एलिमेंट 0 होंगे। अब यहाँ देखिए चाहे जितने रो हो जितने कॉलम हो, सारे के सारे इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे एलिमेंट्स 0 होंगे, नो डाउट। यानी इसमें कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर या कोई भी देखिए वेरिएबल वगैरह नहीं आएगा, सारे एलिमेंट्स 0 ही होंगे। अब बात में समझ आ रही, यानी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? आपके पास 0 होंगे। अब आ जाए डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखिए इसमें सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स हो 0 नॉन ज़ीरो होंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो देखिए 0 होंगे। अब डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स में आपको समझाता हूँ। अगर रो 2/2 की है तो पहला रो और पहले रो का पहला एलिमेंट और सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, अगर 3 इसमें रो होते, सपोज हम मान लें, देखिए इसको ये अगर मान लें 5 6 0 7 0 8। अब देखिए ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है, यानी डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब होता है कि जो आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स है, ये जो लाइन यहाँ से क्रॉस हो रही है, ठीक है, यानी जो डायगोनल एलिमेंट्स ये वाली लाइन, ये नॉन ज़ीरो होंगी। और नॉन ज़ीरो होंगे या आपके पास कोई देखिए वेरिएबल्स दिया गया हो ABC XYZ, या कोई भी ऐसा देखिए वेरिएबल दे सकते हैं, या नॉन ज़ीरो होंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होंगे, ये सारे एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो होंगे, दैट इज़ वाज अ डायगोनल एलिमेंट। सबसे पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आ जाएं, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स 1 होगा, बाकी सारे के सारे 0। सब बात समझ में आ रही? डायगोनल एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होंगे। दैट इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। सो ये थे कुछ मैट्रिक्स के। अब देखिए इसके अलावा अभी रेक्टेंगल मैट्रिक्स, उसके साथ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के आपके पास बराबर नहीं होगा। एक और वो टाइप हो चुका है, ठीक है, वो भी आप थोड़ा ध्यान में रख लें। अब आ जाएँ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की तरफ से। तो ये कुछ बेसिक्स चीज़ें थी जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज एक्सप्रेस इज द नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी नंबर ऑफ रो बराबर है नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम। यानी अगर ऑर्डर आप फाइंड आउट करना चाहेंगे तो नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम, यानी नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। एग्जांपल देख ले। अब ये एक मैट्रिक्स है, सपोज हम मान लें कोई भी एक मैट्रिक्स है। अब आपसे पूछा जा रहा है इसका सिर्फ ऑर्डर बताएं। ऑर्डर बताएं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट का ऑर्डर को बताने के लिए हमारे पास फार्मूला है नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। अब नंबर ऑफ रो फाइंड आउट करें तो एक रो है, दो रो है, यानी 2 रो हैं, और कॉलम कितने? 1 2 3 कॉलम, यानी 2/3 की हमारे पास ये ऑर्डर है। तो ऑर्डर इज़ 2/3। अच्छा, ये ऑर्डर कौन से फॉर्म में होंगे? या तो आपके पास बाय इस्तेमाल किया गया, या तो मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। या तो बाय इस्तेमाल किया गया 2/3, या फिर 2 × 3 होगा। बीच में कॉमा प्लस या डिवीजन ये चीज़ें नहीं आएंगी। ये दो साइंस आप जहन में रखिए, या तो बाय इस्तेमाल किया जाएगा वर्ड, या तो इनटू वाला, ठीक है, यानी मल्टीप्लिकेशन की आपके पास साइन इस्तेमाल की जाएगी। अब आ जाए ऑपरेशंस। देखें मैट्रिक्स की जो ऑपरेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत ही आसान है। देखिए एडिशन सब्ट्रैक्शन सेम रूल है। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन की एक चीज़ समझ लें आप। देखिए एडिशन यू कैन ओनली एड सब्ट्रैक्ट इफ द सेम ऑर्डर। अब देखिए यहाँ पर नोट्स क्या लगे हुए, मैट्रिक्स की अगर आप एडिशन करवा रहे हैं, ठीक है, आप किसी भी मैट्रिक्स की एडिशन करवा रहे हैं या सब्ट्रैक्शन करवा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ऑर्डर चेक करना पड़ेगा। अगर मान लें आपसे कहा जा रहा है आपको मालूम करना है a+b, ठीक है, a+b, या मान लें a-b आपको मालूम करना है, मान लें। अब करना क्या होगा, आपको फोकस करें दोनों के। सबसे पहले तो आप ऑर्डर चेक करेंगे। ऑर्डर चेक करने का मतलब है कि अगर ऑर्डर आपस में बराबर होंगे तभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। उसकी वजह क्या, ये भी समझेंगे। अगर ऑर्डर डिफरेंट है, मतलब पहले अगर आप मान लें पहला मैट्रिक्स ए है, तो पहले मैट्रिक्स ए में आपके पास 2 रो हैं, मगर जो बी है ना उसमें आपके पास 3 रो हैं, तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। यानी सबसे पहले तो ऑर्डर का बराबर होना चाहिए, लाजमी है, उसके बाद ही उसकी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। अब आ जाएँ किस तरह। अब देखिए मान लें ये पहला ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है। अब एडिशन होता किस तरह है? अब एडिशन का याद रखें। अब सबसे पहले या तो आप देखिए कॉलम को उठा लें या रो को उठा लें, आपकी मर्ज़ी है। अब देखिए a+b हमने लिख लिया, आप रो को उठा लें आपकी मर्ज़ी है, या फिर आप कॉलम को उठा लें आपकी मर्ज़ी है। अब देखिए कॉलम का, अब मान लें हम कॉलम को उठा लें। कॉलम क्या है? 1 और 2 ए में, और वहाँ पर कॉलम क्या है? 5 और 6। अब देखिए पहले रो का पहला एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के पहले रो के पहले एलिमेंट के साथ ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, यानी 1 प्लस क्या होगा? 5 होगा। अब देखिए 2 है, सो 2 प्लस क्या होगा? 6 होगा। अब नीचे आ जाएं, देखिए या आप रो कर लें, अब डजेंट मैटर, आप रो के फॉर्म में इसे सॉल्व करें या कॉलम के फॉर्म में सॉल्व करें, तो आपको देखिए आंसर में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं आएगी। अब मान लें अगर मैं कॉलम के फॉर्म में शो करता तो पहले कॉलम यानी 1 + 5 मेरे पास फिर से हो जाता, और 3 प्लस क्या हो जाएगा? 7, 3 + 7 हो जाएगा। या अगर मैं रो उठा लूँ तो 3 + 7 और 4 + 8 हो जाएगा। अगर कॉलम भी उठा लूँ तो 4 प्लस हमारे पास 8 हो जाएगा। अब देखिए ऐड हो रही हैं। अब देखिए 1 + 5 = 6 और 2 + 6 = 8, 3 + 7 10 और 4 + 8 = 12। अब देखिए ये हमारे पास लास्ट आंसर है a+b का। अब मान लें यहीं पर सिर्फ सब्ट्रैक्शन अगर आती तो सेम मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर सब्ट्रैक्शन होती तो सिर्फ जहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है ना वहाँ पर सिर्फ आप माइनस की साइन लगा देती और एक्सप्रेशन को हल करते, बाकी इसमें कोई डिफरेंट चीज़ नहीं आएगी। यानी सबसे पहले तो एडिशन सब्ट्रैक्शन तभी मुमकिन है जब ऑर्डर आपस में बराबर हों। अगर देखिए सब्ट्रैक्शन है तो सिर्फ और सिर्फ जहाँ पर हम एडिशन साइन इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ सब्ट्रैक्शन साइन इस्तेमाल करेंगे, नो बेटर, बस बाकी सेम रूल आपके पास होगा। अच्छा, ऐड और सब्ट्रैक्ट होता किस तरह है? यानी रो के साथ ऐड होगा, कॉलम के साथ, मगर रूल क्या है? अगर रो के फॉर्म में अगर आप उसे सॉल्व करें तो पहले रो का पहला एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स
के पहले रो के पहले एलिमेंट के साथ ही ऐड हो सकता है। यानी ऐसा नहीं कि आप पहले मैट्रिक्स के पहले रो का पहले एलिमेंट लो रहे हैं, दूसरे मैट्रिक्स का दूसरे फिर पहले रो का दूसरा एलिमेंट। नो, यानी पहला एलिमेंट इस रो का भी उस रो का भी, दूसरा एलिमेंट इस रो का भी उस रो का भी, पहला कॉलम का इसके एलिमेंट इस रो का भी उस रो का भी, उस मैट्रिक्स का भी इस मैट्रिक्स का भी। और देखिए एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों सेम रूल हैं। अब आ जाएँ देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ द स्केलर। स्केलर का मतलब होता है, देखिए एक कॉमन नंबर को आप ऐड टेक आउट कर ले, मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है, देखिए कॉमन नंबर आप मल्टीप्लाई एवरी एलिमेंट बाय अ कांस्टेंट। अब मान लें ये आपके पास देखिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म गिवन है, आपसे पूछा जा रहा है इसका आंसर क्या बनेगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपके पास गिवन है, आपसे पूछा जा रहा है इसका जवाब क्या बनेगा। अब याद रखें ये एलिमेंट सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेगा। अब 1 2 ज़ा 2, ओके। अब रो सॉल्व करें या कॉलम सॉल्व करें, आपकी मर्जी। 2 2 ज़ा 4, 1 3 ज़ा 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। तो हमारे पास ये फाइनल आंसर बन जाएगा, दैट इज़ द करेक्ट आंसर। अगर इस फॉर्म में आपके पास कोई भी गिवन एलिमेंट, सो आपको इस तरह उसे सॉल्व करना होगा। अब आ जाए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज क्या है, देखिए अब मान लें द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज फाउंड बाय इंटरचेंजिंग रो इनटू एंड कॉलम्स। देखिए बात समझ में आ रही है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है, देखिए रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दें। देखिए रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दें तो हमसे देखिए आप अगर अपने क्लास 10th में फर्स्ट पीरियड में आपके पास मैट्रिक्स गिवन है तो वहाँ पर डिफरेंटली आपके पास टाइप्स हैं। देखिए हम जैसे कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स है हमारे पास, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होता है, वी नो दैट, उसका इसका नाम है, देखिए ट्रांसपोज का दो नाम सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है, वी नो दैट, जिसका अगर हम ट्रांसपोज लें तो नंबर ऑफ रो को अगर इंटरचेंज करें नंबर ऑफ कॉलम में, तो अगर हमारे पास दोनों मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स ए बराबर हो आ जाए ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए की, तो दैट इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर देखिए वो डिफरेंट आ जाए, डिफरेंट का मतलब है सिर्फ और सिर्फ डिफ्रेंसिएशन कहाँ आएगी, साइंस में आएगी। देखिए वैल्यू चेंज नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ साइंस में आएगी। साइंस का मतलब है अगर अब मान लें ए मैट्रिक्स है, ए में अगर 2 पहले एलिमेंट पहले रो का एलिमेंट 2 पॉजिटिव है, तो आप याद रख लें तो सेकंड जो ट्रांसपोज होगा अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो वो -2 बन जाएगा। दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसे हम कहते हैं, वो आपस में बराबर नहीं होंगे। देखिए सिमेट्रिक में मतलब है यानी ए मैट्रिक्स आल्सो इज इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब होता है, देखिए ये नाम है, मैं आपको यहाँ ड्यूरिंग लेक्चर्स बता रहा हूँ, ये आप जहन में रखते चाहें। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब है वो उसके बराबर नहीं आएगा। अब देखिए सपोज मान लें हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज का मतलब है ए। अब देखें ट्रांसपोज का मतलब है ए आल्सो विल बी इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए। ठीक है, यानी मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए आल्सो बराबर होगा मैट्रिक्स ए के, या मैट्रिक्स ए आल्सो इज इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। अब पहला मैट्रिक्स है, इंटरचेंज का मतलब है रो को कॉलम की फॉर्म में लिखें, कॉलम को रो की फॉर्म में लिखें। अब मान लें, अब ये देखिए आप पर डिपेंड करता है कि आप देखिए कौन सा ले रहे हैं, आप रो ले रहे हैं या कॉलम ले रहे हैं, डज मैटर। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ मैटर नहीं करती, आप जो भी आपको आसान लग रही है। मिसाल के तौर रो ले रहे हैं या कॉलम ले रहे हैं। अब मिसाल के तौर मैं कॉलम ले लूँ, कॉलम क्या है मेरे पास 1 और 3, पहला कॉलम, पहले कॉलम में मेरे पास एलिमेंट्स हैं 1 और 3। अब कॉलम अगर मैंने लिया है तो कॉलम को मुझे लिखना पड़ेगा किस में, रो में। तो मैं क्या क्या लिखूँगा 1 और 3। तो देखिए कॉलम को मुझे रो में लिखना होगा, तो 1 और 3 है तो 1 और 3 ये आ जाए। अब दूसरा, अगर आप देखिए कॉलम उठा रहे हैं तो ये ज़हन में रखें, तो दोनों आपको कॉलम ही उठाने पड़ेंगे। अगर आप रो टेक कर रहे हैं तो दोनों तेजा 2 हैं 3 जितने भी, तो आपको रो ही कंटिन्यू उठाने पड़ेंगे, ये आप ज़हन में रखें। ऐसा नहीं कि पहले आप उठा लें रो, फिर आप कॉलम उठा लें, फिर वो डिफ्रेंशिएशन क्रिएट होगा। अगर कॉलम टेक कर रहे हैं तो यानी किसी भी मतलब मैट्रिक्स ए है, बी है, सी, एक्स, वाई, सी, कोई भी मैट्रिक्स है, आप उस मैट्रिक्स का अगर इंटरचेंज करवा रहे हैं, मतलब ट्रांसपोज मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो या तो आपको सभी रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है, या तो आप सभी कॉलम को रो में कन्वर्ट करवाएंगे। अब देखिए 2 और 4 है तो 2 और 4। अब चेकआउट करें तो देखिए 1 और देखिए 1 3, देखिए 1 और 2 आपके पास आ चुका है, और 3 और 4। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक लिखा हुआ। अब देखिए अगर मैं मान लूँ 1 और 3 अगर मैं रो बना दूँ तो 1 और 3 आ जाएगा। ठीक है, और ट्रांसपोज क्या होगा 2 और 4। ठीक है, 2 और 4 दैट मीन्स अब 2 और 4। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये इक्वल नहीं आ रहे हैं, दैट मीन्स ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये होता है। ठीक है, रो को कॉलम के कन्वर्ट कर दें, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दें, फर्दर
देखिए ऑलरेडी मैं आपको दो टाइप्स के बता चुका हूँ। अगर ट्रांसपोज एक ही बराबर आ जाता तो वो इसको क्या कहलाता, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता। अगर देखिए यहाँ पर डिफरेंट आ रहे हैं, यानी 1 और 3 और 2 और 4 हैं, तो 1 2 और 3 और 4 हैं, डिफ्रेंसीशन क्रिएट हो रही है। डिफ्रेंसीशन का मतलब है एलिमेंट्स की प्लेसमेंट अलग अलग है, प्लेसमेंट अलग अलग है, दैट मीन्स ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। ये बात तो क्लियर हो चुकी है। मगर आपसे सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज में ऑब्जेक्ट में देखिए, ये नहीं हो सकता है कि टाइप्स ना पूछे, मगर यही पूछाएगा कि इसका इंटरचेंज क्या होगा। यानी आपके पास सपोज मैट्रिक्स ए गिवन है, सिर्फ और सिर्फ आपको बताया भी ना जाए, आपसे फिर पूछा जाएगा कि ए और टी किसके बराबर है। ये ए और टी स्मॉल टी जो लिखा हुआ ऊपर, ठीक है, दैट मीन्स आपसे कौन सी चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं, वो आपके पास इसके ट्रांसपोज के बारे में पूछा जा रहा है। ट्रांसपोज मतलब है इंटरचेंज। आप रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दें या कॉलम को उसके रो में कन्वर्ट कर देंगे तो आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। अब आगे मूव करें। अब देखिए इन्वर्स ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। अब 2x2 इन्वर्स मैट्रिक्स किस तरह, अब देखिए इसका कौन सा फार्मूला है। द इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए एग्जिस्ट ओनली व्हेन द डिटरमिनेंट इज नॉन जीरो। अब ध्यान में रखें, द इन्वर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 की मतलब है इसके स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, 2x2 या 3x3। अब वी नो दैट स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है जिसके नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो। मान लें आपको स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब उसका जो है ना डिटरमिनेंट, ये अब देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स, द इन्वर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए एग्जिस्ट ओनली। अब तभी वो एग्जिस्ट करेगा, तभी वो हो सकता है व्हेन द डिटरमिनेंट इज नॉन जीरो, जब उसके डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो। अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो तो इट इज़ रिटन एज, वो किस तरह लिखा जा सकता है, देखिए ए इनवर्स 1 के फॉर्म। अब सपोज आप मान लें ये आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, एक बी सी और डी, ठीक है। अब इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, वी नो दैट अगर डिटरमिनेंट जीरो के बराबर नहीं है तो अब ए इनवर्स 1 किस तरह होगा, देखिए इनवर्स मालूम करें। अब डिटरमिनेंट वी नो दैट डिटरमिनेंट का फार्मूला क्या है, ए डी माइनस बी सी का, ठीक है, ए डी माइनस बी सी का। अब ये इन्वर्स पूछा जा रहा है, सर डिटरमिनेंट का इन्वर्स पूछा जा रहा है। इन्वर्स का मतलब है इसका रेसिप्रोकल, ए डी माइनस, अगर देखिए ए डी माइनस बी सी लिखा हुआ है। अब देखिए ये ए डी माइनस बी अपान बी डी अपान में 1 लिखा होगा, वी नो दैट। अगर इसका इन्वर्स हम मालूम कर लें तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपान ए डी माइनस बी सी, 1 अपान ए डी माइनस बी सी। यानी अब देखिए हमारे पास ये हो चुका है, यानी आपके पास इंटरचेंज हो रहा है, ठीक है। इंटरचेंज कौन से हो रहे हैं, कौन से हो रहे हैं, सिर्फ नेगेटिव बन रहे हैं बी और सी, और इंटरचेंज होगा, यानी डी माइनस बी माइनस सी माइनस ए। देखिए रिप्लेसमेंट ऑफ जस्ट आप चेंज करेंगे, यानी आपके पास देखिए इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स पूछा जा रहा है, ये गिवन है। इसका आंसर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा होगा, इसका आंसर ये बनेगा। देखिए कौन सी तरह बन रहा है, वी नो दैट डिटरमिनेंट ए डी माइनस बी सी, उसका फार्मूला 1 अपन ए डी माइनस बी सी। अब देखिए ए और डी दोनों पॉजिटिव, अब उसका रेसिप्रोकल देखिए, सिर्फ प्लेसमेंट चेंज करना है, यानी डी ए और देखिए बी सी है तो सिर्फ माइनस बी और माइनस सी बन जाएगा, सिर्फ और सिर्फ, यानी पहले जो रो है ना उसके एलिमेंट का जो है ना प्लेसमेंट चेंज होगा। बाकी वो दो नेगेटिव बन रहे हैं तो आपने नेगेटिव में ही रखने हैं। क्लियर, बात समझ में आ रही है। आगे मूव करें। अब देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स आप एज एन रियल लाइफ में देख लें। ये तो देखिए हमने एक फार्मूला पढ़ लिया, अब इसकी रियल लाइफ में एज एन एग्जांपल। अब ये सपोज आपके पास मैट्रिक्स गिवन है, इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स का पूछा जा रहा है, वी नो दैट इसका डिटरमिनेंट जीरो के बराबर नहीं आ सकता। डिटरमिनेंट जीरो के अब देखिए इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स तभी मुमकिन है जब डिटरमिनेंट जीरो के बराबर ना हो। अब डिटरमिनेंट का फार्मूला क्या है, ए डी माइनस बी सी। अब ए क्या है, देखिए 2, डी क्या है 4, यानी 2 4 से आपके पास 8 बन जाएगा, माइनस फार्मूले का। बी क्या है 3, 1 3 ज़ा 3, सी क्या है 1, 1 3 ज़ा 3। अब 8 में से 5 आ रहा है, इसका मतलब डिटरमिनेंट जीरो नहीं बन रहा। डिटरमिनेंट जीरो नहीं बना, दैट मीन्स इसका वो क्या है, इन्वर्स ऑफ द ट्रांसपोज मुमकिन है। इन्वर्स इसका मतलब ए इन्वर्स 1 इज इक्वल्स टू, अब देखिए क्या जो आंसर है 1/5, 1/5 इज इक्वल्स टू। अब देखिए सिर्फ और सिर्फ पहले जो है ना डायगोनल एलिमेंट्स उसकी रिप्लेसमेंट चेंज करें। अब 2 और 4 है तो 4 और 2, अब सिर्फ इसके साइंस चेंज होंगे। सो पॉजिटिव 3 है नेगेटिव 3, पॉजिटिव 1 है नेगेटिव 1 आपके पास बन जाएगा। यानी पहले जो है ना, अब मान लें कि सिर्फ सिंपली मैं आपको और आसान कर दूँ कि डायगोनल की रिप्लेसमेंट चेंज कर दे, डायगोनल एलिमेंट्स की, और इसके अलावा जो यानी दूसरे एलिमेंट है उसकी सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज होंगी। अगर ये 3/3 की भी है तो 2/2 की है। अब आगे मूव करें तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की तरफ आ जाएं, ठीक है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ बाइनरी ऑपरेशन। देखिए मल्टीप्लिकेशन क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है दैट प्रोड्यूसेस अ न्यू मैट्रिक्स बाय मल्टीप्लाइंग 2 मैट्रिसेस प्रोवाइडेड दे सेटिस्फाई द कंडीशन फॉर मल्टीप्लिकेशन का। अब देखिए
कंडीशन फॉर द मल्टीप्लिकेशन लेट ए बी द ऑर्डर ऑफ m इंटू एन। अब m क्या है देखें, अब m इंटू एन है, आप मान लें, ठीक है। अब m क्या किसको शो कर रहा है, नंबर ऑफ़ रो को। ध्यान में रखें, मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रो को डिनोट करने के लिए वी विल यूज़ द सिंबल m। अगर MCQs में आपसे पूछा जाए कि विच सिंबल आइदर विच वेरिएबल वी विल यूज़ टू शो द नंबर ऑफ़ रोज इन द मैट्रिसेस, सो दैट वाज m। नंबर ऑफ़ कॉलम के लिए n, ठीक है। m इंटू एन का मतलब है नंबर ऑफ़ रो, नंबर ऑफ कॉलम का बात हो रही है, ठीक है। एंड b द ऑर्डर ऑफ n इंटू p, देन द प्रोडक्ट ए बी इज़ डिफाइंड इज द वी विल विराट m इंटू पी, ठीक है। m इंटू पी यानी पहला और दूसरा। अब मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, अब मल्टीप्लिकेशन का मतलब जनरली होता है ए बी इज़ नॉट इक्वल्स टू ए, देखिए कम्यूटेटिव इज़ नॉट अ कम्यूटेटिव अगर प्रॉपर्टी हुई मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए एडिशन सब्ट्रैक्शन तभी मुमकिन थी जब अब मान लें नंबर ऑफ़ रो नंबर ऑफ़ कॉलम के बराबर हो। अब देखिए ऊपर हमने अगेन मैं आपको रिपीट करवा रहा हूँ कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी मुमकिन थी जब ऑर्डर बराबर थे, मल्टीप्लिकेशन के लिए नहीं। और एडिशन सब्ट्रैक्शन किस तरह हो रहा था तो आपने फोकस किया होगा तो आपको चीज़ें समझ में आई होगी कि रो पहला उठा लें या कॉलम उठा लें, पहले रो का पहले एलिमेंट दूसरे रो के पहले एलिमेंट के साथ ऐड होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे रो के दूसरे एलिमेंट के साथ, यानी बिल्कुल ऑर्डर एक प्रॉपर ऑर्डर की तरह। मल्टीप्लिकेशन ऐसा नहीं है। मल्टीप्लिकेशन की क्या रूल्स हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन में आप कोई भी एक उठा लें, सपोज़ हम पहला एलिमेंट अगर उठा लें तो पहला रो अगर उठा लें या पहला एलिमेंट उठा लें, ठीक है। तो आपके पास अगर रो उठाएंगे तो रो कॉलम में, अब देखिए इसमें आप सपोज़ रो उठा लें, अब रो क्या करेगा, कॉलम की फॉर्म में मल्टीप्लाई करेगा। अब पहला रो पहले कॉलम के एलिमेंट्स को ज़र्ब करवाएगा, किस तरह, अब देखिए इस तरह। अब 1 किसके साथ ज़र्ब करवाएगा, 5 के साथ, 1 5 ज़ा 5। अच्छा, अब देखिए जब आप मल्टीप्लिकेशन एक नंबर्स को करवाएंगे, एक नंबर आपका मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद बीच में जो साइन आएगी मल्टीप्लिकेशन आप अगर मालूम करवा रहे हैं, यानी ए बी या बी ए मालूम करवा रहे हैं, तो याद रखें बीच में जो साइन इस्तेमाल की जाएगी, जो साइन आएगी, सिंबल आएगी, वो दैट वाज एडिशन, एडिशन आएगी। अब मल्टीप्लिकेशन किस तरह हो रहा है, आप पहला रो ले लें, पहला रो पहले कॉलम को मल्टीप्लाई करेगा और दूसरे को भी मल्टीप्लाई करेगा, किस तरह, यानी पहला रो पहले कॉलम को भी मल्टीप्लाई करेगा, दूसरे कॉलम को भी मल्टीप्लाई करेगा, किस तरह। अब आपने पहले 1 ले लिया, 1 ज़र्ब करवाएगा 5 के साथ। अब उसके बाद दूसरा एलिमेंट लेंगे, अब दूसरा एलिमेंट यानी पहले रो का दूसरा एलिमेंट दूसरे कॉलम के एलिमेंट को ज़र्ब करवाएगा, 2 7 आपके पास, ये 2 इंटू 7। अब देखें ये आ चुका, अब बीच में ऐड। अब आ जाएं, अब यहीं आपके पास रो दूसरे कॉलम को भी ज़र्ब करवाएगा। अगेन सेम पैटर्न है, पहला एलिमेंट पहले कॉलम को, पहले कॉलम के पहले एलिमेंट को 1 इंटू 6। अब देखिए क्या 2 इंटू 8 आपके पास, ये पहला आपके पास यानी बन चुका है अब फॉर्म। अब दूसरा आप रो उठाएंगे, अब दूसरे रो में भी सेम पैटर्न अप्लाई होगा। अब 3 सबसे पहले तो किसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, 5 के साथ। अब बीच में कौन सी साइन फिर आएगी, एडिशन। अब 4 किसके साथ करेगा, 7 के साथ। अब बीच में उसके बाद देखिए यानी 2 के बाद आपके पास थोड़ा सा आप क्या स्पेस छोड़ेंगे क्योंकि एक वैल्यू क्रिएट होगी। अब आ जाएँ दूसरे में, तो दूसरे में आप वैल्यू छोड़ेंगे स्पेस छोड़कर। अब 3 किसके साथ करेगा, 6 के साथ मल्टीप्लाई। अब 4 किसके साथ करेगा, 8 के साथ। अब मल्टीप्लिकेशन में हो क्या रहा है, देखिए मल्टीप्लिकेशन में पहला रो बात समझने की कोशिश करें, पहला रो आपके पास आप उठाएंगे या कॉलम उठाएं, डजंट मैटर, अगर देखिए रो आपको आसान लगेगा, पहला रो आप उठा लें, पहला रो का पहला एलिमेंट आपके पहले कॉलम के एलिमेंट के साथ ज़र्ब करवाएगा, फिर एडिशन के बीच में साइन, फिर दूसरे पहले रो का दूसरा एलिमेंट दूसरे कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाएगा, ये पहले आपके पास वैल्यू क्रिएट होगी। फिर आप थोड़ा स्पेस छोड़ेंगे, फिर पहला रो अगेन दूसरे कॉलम के पहले एलिमेंट के साथ, फिर दूसरे एलिमेंट के साथ, और ये अब देखिए पहला नंबर अगर ज़र्ब करवा रहा है, दूसरा नंबर ज़र्ब करवाएगा, तो बीच में सिर्फ कौन सी साइन पहले आएगी, एडिशन वाली। अब इन दी एंड देखिए सिंपली आपको मल्टीप्लाई कराने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 1 5 ज़ा 5 प्लस 2 7 ज़ा 14, 5 प्लस 14। उसके बाद देखिए दूसरा आपके पास 1 1 6 ज़ा 6 प्लस 2 8 ज़ा 16, 6 प्लस 8। अब आ जाए 3 5 ज़ा 15 प्लस 4 7 ज़ा 28। उसके बाद 3 6 ज़ा 18 प्लस 4 8 ज़ा 32। अब ऐड करें 5 प्लस 6 14, 5 प्लस 14 19, 6 प्लस 16 22, 15 प्लस 28 इट बिकम्स 43, 18 प्लस 32 इट बिकम्स 50। तो हमारे पास ये लास्ट आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में देखिए पहला रो अब मान लें, यानी ये जो पहला रो है ना, पहला
पहला रो आप उठाएंगे, पहले रो का पहला एलिमेंट पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरे के साथ, अब सेम यहीं अब पहले इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, फिर इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा। अब सेम अगर दूसरा उठाएंगे तो ये भी सेम पैटर्न अप्लाई करेगा। देखिए इसी के साथ फिर ये इसके साथ ज़र्ब कराएगा, फिर इसके साथ भी ये ज़र्ब करवाएगा। यानी पहला रो पहले कॉलम के साथ भी ज़र्ब करवाएगा और दूसरे कॉलम के साथ भी ज़र्ब करवाएगा। यानी पहले मैट्रिक्स का पहला कॉलम मान लें पहले पे देखिए पहले मैट्रिक्स का पहला रो दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ भी ज़र्ब करवाएगा और दूसरे कॉलम के साथ भी ज़र्ब करवाएगा। मगर रूल ये है कि पहले रो का पहला एलिमेंट होगा और पहले दूसरे मैट्रिक्स का पहले कॉलम का पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट तो दूसरे एलिमेंट ही होगा उसका कॉलम का। और बीच में देखिए साइन कौन सी आएगी, एडिशन की आएगी। दैट वाज द मल्टीप्लिकेशन रूल्स। और मल्टीप्लिकेशन के लिए देखिए ऑर्डर डजंट मैटर, ऑर्डर कोई भी हो सकता है, 2/3 3/3 को जो भी हो। अब जो इंपॉर्टेंट नोट समझ लें, देखिए मल्टीप्लिकेशन अगर एसोसिएटिव होगी तो वी नो दैट ए बी सी इक्वल्स टू ए बी सी या ए बी प्लस सी इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर मान लें। अब देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और देखिए ये वो टॉपिक है जिससे अब लास्ट असिस्टेंट मॉनिटर में भी क्वेश्चन आ चुका है और इसके अलावा भी देखिए एक्सपेक्टेड है। अगर मैट्रिक्स में भी अगर अभी भी जीएसटी में या आपकी जो मैट्रिकुलेशन की टेस्ट ली जा रही है, ठीक है 5 to 15 मैथमेटिक्स जहाँ पर मैथमेटिक्स का सेक्शन होने वाला है, अगर वहाँ पर मैट्रिक्स को टेक आउट किया गया, अगर मैट्रिक्स को लिया गया तो देखिए अगर तो आपके पास मान लें 60% चांसेस हैं तो आपके जो क्वेश्चन लिया जाए वो डिटर्मिनेंट से लिया जाए। डिटर्मिनेंट है क्या, इसको समझने की कोशिश करते हैं। द डिटर्मिनेंट इज़ अ स्केलर वैल्यू दैट कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखिए ये एक स्केलर वैल्यू है जिसे हम कंप्यूट कर सकते हैं। कहाँ से कंप्यूट होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स से। सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स से ही कंप्यूट होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, यानी 2/2 बात समझ में आ रही। 2/2 की एक मान लें आप मैट्रिक्स है, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। इट हैज़ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन इन लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा में इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज स्पेशली इन सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस एंड फाइंडिंग मैट्रिक्स इनवर्सेस। अब देखिए सपोज ऊपर हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, मैट्रिक्स की इनवर्स को फाइंड आउट करना हो तो हम देखिए डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स अप्लाई करते हैं कि इक्वेशन को फाइंड आउट करना, तभी भी यही अप्लाई होगा। अब मान लें देखिए 2/2 की एक मैट्रिक्स है। अब फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है कि देखिए आपके पास देखिए ना डायगोनल में मान डायगोनल एलिमेंट्स आपस में ज़र्ब कराएंगे, ये मान लीजिए ये आपस में ज़र्ब कराएंगे, यानी ए डी माइनस आप मेरे पास देखिए ए डी माइनस बी सी, ये फार्मूला है किसका, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स का। यानी देन द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स डिनोटेड बाय डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स को ज़ाहिर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, देखिए या तो हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए, देखिए डी ई टी ए, या आप मान लें दैट इज़ द डिटर्मिनेंट साइंस। ये जो दो साइंस हैं दैट इज़ द डिटर्मिनेंट्स। आप मान लें आपके पास एक मैट्रिक्स दी गई, ठीक है, एक मैट्रिक्स दी गई है 2/2 की। अब वहाँ पर कोई भी वैल्यूज़ गिवन है, सपोज़ कोई भी वैल्यूज़ आपके पास गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है देन फाइंड ये। अब इसका मतलब है क्या पूछ रहा है आपसे, डिटर्मिनेंट के बारे में पूछा जा रहा है। आप सिंपली समझ जाएं कि डिटर्मिनेंट के बारे में पूछा जा रहा है। अब डिटर्मिनेंट का फार्मूला क्या है, ए डी माइनस बी सी, ये फार्मूला है हमारे पास। एग्जाम्पल को करेंगे इसकी। अब मान लें ये आपके पास देखिए एक एग्जाम्पल गिवन है, आपसे पूछा जा रहा है फाइंड ए डिटर्मिनेंट। अब ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें सिर्फ, देन फाइंड ए डिटर्मिनेंट। अब ये देखिए साइंस से डिटर्मिनेंट की यहाँ डी ई टी ए लिखा हुआ है, डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट ए डी माइनस बी सी। अब ए क्या है आपके पास, ये 2, डी क्या है 4, अब ए डी इसका मतलब 2 × 4 माइनस बी क्या है देखिए 3 और सी क्या है 1, 3 × 1। अब 2 4 8, 1 3 3, तो 8 में से -3 का इट विल बिकम्स 5, तो 5 हमारे पास आंसर बन जाएगा इसका डिटर्मिनेंट का। अब देखिए लेट ले लें हम डिटर्मिनेंट ऑफ 3/3। अब ये तो थी आपके पास 2/2 की। अब ज़्यादातर देखें एग्ज़ाम्स में भी जो पेड हो चुके हैं और ज़्यादातर टेस्ट में आते हैं तो वो सिंपली आते हैं आपके पास 2/2 की, जिसका सिंपल हमारे पास फार्मूला होता है ए डी माइनस बी सी वाला। अब मान लें थोड़ा उसे कॉम्प्लिकेटेड बना दें, 3/3 की आपसे पूछ दें, देन आप क्या करेंगे। अब देखिए अब 3/3 की पूछ रहे हैं, इसका मतलब 3 रो होंगे 3 कॉलम्स होंगे। वी नो दैट 3/3 जन होगा स्क्वायर मैट्रिक्स ही, चाहे 3 4 कितने भी, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। अब मान लें ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब कॉन्सेप्ट वही रहेगा, क्या कॉन्सेप्ट बदलेगा। अब देखिए कॉन्सेप्ट बदलेगा या कॉन्सेप्ट वही रहेगा। अब कॉन्सेप्ट तो देखिए नहीं बदल सकता, अब देखिए कॉन्सेप्ट नहीं बदल सकता, मगर यहाँ पर आपके पास थोड़ी सी रीअरेंजमेंट होगी। रीअरेंजमेंट किस तरह होगी, अब मान लें
अब देखिए आप यानी पहले एलिमेंट आप छोड़ दें, आप ये मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ, डायगोनल ई आई, उसके बाद क्या होगा एफ एच, यानी आप पहले रो, अब मान लें आप पहला एलिमेंट लेंगे, ठीक है। अब पहला एलिमेंट अगर आप लेंगे 3/3 की है तो उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए, अच्छा और भी आसान तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। अगर 2/2 की है तो फार्मूला हमारे पास मौजूद है AD माइनस BC, बहुत ही आसान फार्मूला है। मगर आप मान लें कि 3/3 की है, देन आप क्या करेंगे, देन आप देखिए पीछे हमने एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन सीखा था, एक कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई करवा रहा था किसी वैल्यू के साथ, आपको बात समझ में आ रही। अब इसी तरह क्या होगा कि आपको पहला एलिमेंट लेना है। अगर आप पहला एलिमेंट लेंगे, ठीक है, आपने क्या ले लिया ए, आप पहला एलिमेंट लेंगे तो आप इस रो को छोड़ दें, ठीक है, आप इस रो को नहीं लेंगे। अगर आपने पहले रो का पहला एलिमेंट ले लिया है तो पहले रो आप नहीं लेंगे, मतलब अब ये इग्नोर हो जाएगा। अब क्या बच जाएगा, पहला रो भी इग्नोर हो जाएगा, पहला कॉलम भी इग्नोर हो जाएगा, यानी ये सभी इग्नोर हो गए। बाकी आपके पास क्या बच गए, EF H है, यानी जो एलिमेंट आप ले रहे हैं उसका रो भी इग्नोर करेंगे, उसका कॉलम भी इग्नोर करेंगे। देखिए आप पहला, यानी पहला आपके पास आपको पहला कॉलम टेक करना होगा। अगर 3/3 की है तो पहला कॉलम आपको टेक करना पड़ेगा। अब सबसे पहले हमारे पास पहला एलिमेंट ए है तो ए हम लेंगे। अब ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आएगा। अब देखिए पहला आपने ले लिया तो वो कॉलम भी आप इग्नोर करेंगे, वो रो भी इग्नोर करेंगे, तो आपके पास क्या बच गया फिर, EFHI। अब सेम हमारे पास ए, मान लें ए आपके पास ए है, आई आपके पास डी है, और ये एफ आपके पास ई आपके पास ए है, एफ आपके पास बी है, एच सी है, आई डी है। फार्मूला सेम है AD माइनस BC वाला। आपने सेम यहीं पर सर AD माइनस BC वाला फार्मूला अप्लाई कर दे। ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। अगेन आ जाए, अब क्या होगा, अब अगर 3/3 की है तो देखिए पहला जो होगा ना वो एडिशन फॉर्म में आएगा। कौन से फॉर्म में आएगा, एडिशन में, पॉजिटिव फॉर्म में। दूसरा, क्योंकि हमारे पास देखिए फार्मूला उसका क्या है, फार्मूला ये है कि अब देखिए ये माइनस क्यों बन रहा है, माइनस इसलिए बन रहा है क्योंकि माइनस फार्मूले का है। क्योंकि आपके पास फार्मूला क्या होगा, फार्मूला होगा सपोज हम मान लें ए, देखिए माइनस B प्लस C वाला, ये आपके पास फार्मूला, आपके पास 3/3 A माइनस B प्लस C वाला। अब देखिए माइनस फार्मूले का था, अब ये आपके पास सेकंड एलिमेंट D है, अब D ये क्या था, पॉजिटिव था, अब माइनस नेगेटिव आपके पास नेगेटिव बन गया, दैट्स व्हाई इट बिकम्स नेगेटिव। अब आ जाए, आपने देखिए पहला ले लिया रो, अब आ जाए दूसरा, पहला रो का पहला एलिमेंट, अब दूसरा आपने ले लिया। अब ये तो सेम है सर, ये इग्नोर होगा, उसके अलावा क्या इग्नोर होगा, ये भी इग्नोर होगा। यानी जो एलिमेंट ले रहे हैं, आपने पहला रो ले लिया, देखिए पहला रो आपने ले लिया, बात को समझने की कोशिश करें। पहला आपने रो ले लिया, पहला आप रो 3/3 की है, पहले आप रो लेंगे, पहले रो के आपने पहले एलिमेंट ले लिया है। अब देखिए पहला रो आप इग्नोर करें, मिसाल के तौर पर आपको पहला रो आपने क्या किया, उससे को आप टेक आउट करेंगे एज ए कॉन्स्टेंट की तरह से। पहले आपने ए ले लिया, अब जो एलिमेंट ले रहे हैं उसका रो भी इग्नोर होगा, उसका कॉलम भी इग्नोर होगा। अब देखिए ऊपर वाला रो तो वैसे ही, देखिए फर्स्ट रो तो एज वी नो दैट वो इग्नोर हो गए, वो आप चाहे ए लें, बी लें या सी लें। अब देखिए मिडिल टर्म है, इसका मतलब मिडिल वाला कॉलम इग्नोर होगा। बाकी क्या बच गया, बाकी आपके पास बच रहा है DGFI। अब ये सेम AD और माइनस BC, अब DI और माइनस FG एज आपके पास देखिए माइनस ये फार्मूले का बन रहा है, क्योंकि हमारे पास मैंने समझाया ना A माइनस B प्लस C फार्मूले का। सो माइनस माइनस माइनस, अब देखिए पॉजिटिव था B, सो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव बन चुका है। अब आ जाएं थर्ड की तरफ, तो थर्ड में आपने सेम अगेन क्या लिया, C एज ए कांस्टेंट ले लिया आपने, देखिए पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब सर ये तो इग्नोर हो गए, अब ये इग्नोर होगा, बाकी क्या बच गए, ये बच गए, ठीक है। अब क्या बच गया, DEGH। अब देखिए ये AD माइनस BC, AD माइनस BC आपने करवा ली, दैट इज़ द डिटर्मिनेंट ऑफ द 3/3। अब एग्जाम्पल को समझ लेते हैं, अब एग्जाम्पल समझ लेते हैं 3/3 की। अब एग्जाम्पल की तरफ आ जाएँ, ठीक है। फार्मूला आप ज़हन में रखते हैं, फार्मूला तो हमारे पास देखिए डिटरमिन AD माइनस BC, ये कॉमन फार्मूला है। मगर ये 3/3 के, इसका मतलब आप सबसे पहले क्या लेंगे, इसे लेंगे। अब देखिए पहला पॉजिटिव रहेगा, अब इसका मतलब इस रो को भी इग्नोर करेंगे, इस कॉलम को भी इग्नोर किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये तो इग्नोर, अब ये आपके पास 12 मिनट, अब क्या करेगा 4 आपके पास, अब ये 4 इंटू AD 4 इंटू 6 हो जाएगा, 5 इंटू 0 बिकॉज माइनस BC हो गया। अब दूसरा आपके पास देखिए पॉजिटिव 2 है, अगर यहाँ पर नेगेटिव 2 होता तो यहाँ पर नेगेटिव फार्मूले का नेगेटिव ये देन पॉजिटिव बन जाता, मगर है ही पॉजिटिव 2, इसका मतलब ये नेगेटिव 2 बन जाएगा इस फार्मूले की कंडीशन के मुताबिक। अब देखिए आपने क्या किया,
ये ले लिया, तो इसका मतलब ये पहला रो तो होगा ही जाएगा, अब ये कॉलम जाएगा। अब क्या बच गया, 0 और 6 यानी AD, 5 और 1 यानी BC, यानी 0 और 6 AD और -5B और 1C। अब इसके बाद आ जाएँ नंबर तीसरा, अब क्या लेंगे, 3 लेंगे। इसका मतलब सर ये रो और ये कॉलम छोड़, अब इसको ले लें। अब ये क्या होगा, 0 और 0 AD, ठीक है, 0 × 0 AD, 4 × 1 BC माइनस का। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करवाना है सिंपली। आप इसी कंडीशन के मुताबिक क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सो देखिए 4 6 आपके पास कितने हो जाएंगे, 4 6 24, -5 × 0, सो -0 यानी एडिशन के 0, सिर्फ वही 25 पॉजिटिव का बन जाएगा, बिकॉज बाहर मल्टीप्लाई 1 कर रहे हैं, ठीक है। अब आ जाएँ 0 को 6 के साथ, तो 0 आ जाएगा, -1 5 5, -5। अब -5 बाहर -2 है, आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वी नो दैट नेगेटिव इंटू पॉजिटिव बन जाएगा आगे अगर नेक्स्ट स्टेप में ये, ठीक है। यानी ये +24 बन रहा है, ये नेगेटिव के +10 बन जाएगा, क्योंकि अब आ जाए देखिए -4 और 0 × 0 0, अब -4 और +3, अब मल्टीप्लाई तो हो रहे हैं, 12 यानी पॉजिटिव नेगेटिव 12। अब देखिए 24 × 10 आपके पास 34 में से 12 रिमूव कर दें, यू विल गेट द आंसर, योर लास्ट आंसर विल बी 22। सो ये था देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिसेस ऑफ द 2/2 एंड 3/3 की। 2/2 तो वी नो दैट बहुत ही आसान है, AD - BC का फार्मूला अप्लाई कर देना है। देखिए 3/3 में भी फार्मूला सेम है, AD - BC का, मगर वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ पहला रो ले लेना है। पहले रो, अगर पहला रो आप लेंगे तो पहला एलिमेंट एज ए कॉन्स्टेंट आपने ले लिया, तो वो रो भी छोड़ेंगे, वो कॉलम भी छोड़ेंगे, उसके बाद AD - BC का फार्मूला वहाँ पर अप्लाई करेंगे। अगर दूसरा एलिमेंट लेंगे तो वो रो और मिडिल वाला कॉलम छोड़ देंगे, अगर लास्ट रहें तो वो और लास्ट वाला रो छोड़ देंगे। A property of determinant, if any two rows or columns are equal, the determinant is 0। अगर देखिए किसी भी कॉलम में 2 रो 2 कॉलम बराबर होंगे तो डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल्स टू 0, यानी दोनों एक जैसे इक्वल होंगे। इंटरचेंजिंग 2 रोज और 2 कॉलम चेंज द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट की साइन चेंज करेंगे, इंटरचेंज ऑफ द रो एंड कॉलम्स। अ मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल ओनली इफ इट्स डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो। इन्वर्टिबल तब होगा जब डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो बनेगा। वी नो दैट द इन्वर्स उसका तभी बन सकता है जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो, बिकॉज अगर जीरो आ गया डिटर्मिनेंट तो वी नो दैट इन्वर्स का मतलब होता है अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए, सो वी नो दैट इट विल बिकम्स इन्फिनिटी, तो वो मुमकिन नहीं है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। ये तो हमारे पास देखिए कंप्लीट लेक्चर था ऑन द मैट्रिसेस। हमने A to Z सारी चीज़ें सीखी। इसमें कौन कौन से सवाल आपके पास आ सकते हैं, कौन कौन से इसमें बेसिक्स फार्मूलाज हैं, बेसिक्स आपके पास कॉन्सेप्ट्स हैं, हमने सारी चीज़ें इसमें सीखी हैं। देखिए स्पेशली जो डिटर्मिनेंट के हवाले से, जो डिटर्मिनेंट मोस्ट रिपीटेड, मोस्ट अकरिंग, मोस्ट देखिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है, उसके 2/2 की भी समझे, 3/3 की हमने समझे, एडिशन समझाया, सब्ट्रैक्शन समझाया, मल्टीप्लिकेशन हमने समझे। इसके अलावा देखिए कुछ टाइप्स, बेसिक्स टाइप्स को समझ लिए। सो ये कंप्लीट लेक्चर था हमारे देखिए मैट्रिक्स के ऊपर। सो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल क्यूरियस जो पर न्यू हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि हमारे जैसे ही कोई न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।